जैसे कि हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस बहुत होता है ना, कि बिल्कुल, जैसे दो बिल्कुल। सहेलियां मिल गई हाँ। तो फिर वो बातें करने लगी कि यार Correct. पता है आज का दिन मेरा ऐसा गया हाँ, वैसा हाँ। गया। राइट। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ का कितना बड़ा गिफ्ट आपको मिला है लेकिन फिर भी, दैट मीन्स डिप्रेशन है, लो मूड है हमेशा के लिए बिना किसी कारण के। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ हैं जो कि एमपी की फर्स्ट ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपिस्ट है। ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला है, तो आइए हम मिलते हैं द्युतिमा शर्मा जी से। इनके बारे में इन्हीं से आगे जानते हैं। हाय द्युतिमा। हेलो, थैंक यू दीप्ति। सो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम ज्योतिमा शर्मा है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ट्रॉमा फोकस थेरेपिस्ट भी हूँ। मतलब मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से डील करती हूँ, स्पेसिफिकली जो इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको ट्रीट करने का काम मेरा है। ओके, तो बेसिकली ट्रॉमा फोकस थेरेपी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ। हाँ जी, तो जिसे हम मानसिक सदमा कहते हैं, वो है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें समझ में आए कि सदमा होता क्या है और वो किस प्रकार से लोगों को अफेक्ट करता है। कि आपको मालूम है लगभग 70 से 80% लोग सदमे से ग्रसित होते हैं। माय गॉड। तो अपनी बचपन से लेके अपनी लाइफ में कभी भी ट्रॉमा किसी को हिट हो सकता है। तो हमारे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रॉमा से पीड़ित किसी ना किसी तरीके के। जी। तो क्या आपको नहीं लगता है, मुझे ऐसा एक डाउट है कि कई बार लोग सीक्रेट रखने के डर से डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करते हैं? ओ बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। वो एक ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि क्या था ना, पहले इसके बारे में इतनी समझ नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, झाड़ फूक कराना, हाँ। बाबा लोगों के पास ले जाना, अरे तुम ये खा लो ठीक हो जाएगा, हाँ। अरे नहीं वो तो आलसी है, तो ऑल ऑफ दैट। इसकी वजह से स्टिग्मा बहुत बढ़ गया और अभी भी है। ऑल्दो अब जेनजी जो है बहुत अवेयर हो रहा है, तो धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है जब मेंटल हेल्थ इशू कुछ देखने को मिलता है। तो कई बार मैंने देखा है जो पेशेंट्स, आपके लैंग्वेज में पेशेंट बोल सकती हूँ, या जो कोई बहुत ही ज्यादा ब्रेव इंसान है, वो काफी स्माइलिंग फेस के साथ रहता है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा से गुजर ही रहा होता है। तो कैसे वो किसी डॉक्टर को अप्रोच करे या वो कैसे उस चीज से आगे बढ़े? राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, घुल मिल नहीं पा रहे हैं, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही, खाना पीना, एपेटाइट डिस्टर्ब हो गया है बेसिकली, मूड लो रहता है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, तो ये सारे ना सिम्टम्स हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मतलब तो इस समय तो ज़रूर आपको जाना चाहिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके आजू बाजू वालों को ज़रूर समझ आएगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। ओके, तो उन्हें भी आपको लेकर जाना चाहिए। एंड एक बात और बताइए, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा फन लविंग है, बहुत हैप्पी लगेंगे आपको, बट सम ऑफ द अदर टाइम वो या तो अकेले में रोएंगे, बट वो किसी और के सामने रोना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या ये भी मेंटल हेल्थ में आता है या ट्रॉमा इसको बोला जा सकता है? ये ना या स्माइलिंग डिप्रेशन है। ओके, डिप्रेशन अंदर है लेकिन हम मास्क कर रहे हैं स्माइल के साथ, उसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये ज्यादातर मेन में देखा जाता है, क्योंकि आदमियों को बोला जाता है कि अरे लड़के रोते नहीं हैं, चलो चलो बकअप, और चल यार, उस दोस्त लोग भी बोलेंगे चल ना चल दारू पी के आते हैं, चल चिट्टा मार के आते हैं। तो उनको वो आउटलेट नहीं मिलता। करेक्ट। और ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सो कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, वो एक्चुअली एस्केप है या फिर दबाती हैं आपके प्रॉब्लम को। अगर आपको कुछ सुनने वाला मिलेगा तो आप सच में ये स्माइल को हटाओगे और रोना शुरू। तो उसके लिए क्या चाहिए? ये वल्नरेबिलिटी है, क्राइंग इज वल्नरेबिलिटी। आपको उसके लिए क्या चाहिए? एक सेफ स्पेस चाहिए। करेक्ट। अगर आपके आजू बाजू वाले आप
आपको जज करते रहते हैं, हाँ। स्टिग्मेटाइज करते रहते हैं, Exactly. या डिनाई करते रहते हैं, तो आपको वो स्पेस मिल ही नहीं मिल पाएगी ऑब्वियसली। तो बेसिकली आप मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ी और गहराई में बताइए, और फिर ये भी बताइए कि किस तरीके से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे आपको देखें या कोई आपका क्लिनिक है जहाँ पे वो जाएं, और इवन आपकी जो थेरेपीज है उसका क्या बेनिफिट है बेसिकली। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके बताती हूँ। हाँ। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, क्या होते हैं? सॉरी, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम साइकेट्रिस्ट। यस, ओके, ग्रेट। सो साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इनफैक्ट कोचेस, ये सब लोग मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट। ओके। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं, इन्हें कहते हैं मनोचिकित्सक। करेक्ट। ये मेडिसिन के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं। ओके। वो ये एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने एमडी साइकाइट्री में किया हुआ होता है। ओके। वेयर एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स, ये सब टॉक थेरेपी देते हैं। टॉक थेरेपी, ओके। बट काउंसलर्स जो है वो डायग्नोसिस नहीं दे सकते। करेक्ट। जैसे कि साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस दे सकते हैं कि ये डिसऑर्डर है या ये नहीं है। साइकाइट्रिस्ट ज्यादातर मेडिसिन के साथ काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो साइकोथेरेपी में ट्रेंड होते हैं तो वो थेरेपी एंड काउंसलिंग भी कर देते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके असेसमेंट के लिए कुछ साइकोमेट्रिक टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चनर्स हो गए, या आपने देखा होगा डियर जिंदगी में वो पिक्चर दिखा रहा है, करेक्ट, समझा रहे हैं, घुमाने ले गए हैं, या ऐसे घुमाने तो खैर नहीं ले जाते, मूवी में दिखाया। एग्जैक्टली, वो मूवी है, थोड़ा अलग है, लेकिन काफी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके ओके। तो यस, तो जैसे पिक्चर दिखाया, रॉशार्क टेस्ट, टीएटी टेस्ट, वो सब अनकॉन्शियस को पढ़ने के लिए होता है। तो उस तरीके से हम समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम थेरेपी में ले सकते हैं। हम गोल्स डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हम रीच करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर, और हर इशू के लिए हर थेरेपिस्ट अलग अलग तरीके से भी काम कर सकता है। जैसे कि मुझे सीबीटी आती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो मैं उसके साथ में काम करूंगी। फिर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, डीबीटी है, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट्स हैं। बट ये सब टॉक थेरेपी के अंडर आते हैं। टॉक थेरेपी के अंडर में आते हैं। ओके ओके। एंड क्या ये लोग आपको किस तरीके से अप्रोच करें, ये मेरा क्वेश्चन था कि वो कहाँ पे, ऐसे कोई भी थेरेपिस्ट अगर कोई दूसरी सिटी में भी है तो वो कैसे अप्रोच करे, या कब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और कब वो थेरेपीज के लिए आए, राइट, या बैलेंस बनाए। हाँ, तो ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स? साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में पाए जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में पाए जाते हैं, उनका खुद का भी चेंबर हो सकता है। काउंसलर्स आपको डिफरेंट सेटअप्स में देखने को मिलेंगे, उनका चेंबर भी हो सकता है। वो स्कूल काउंसलर्स भी हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में होते हैं काउंसलर्स। तो आपको डिफरेंट सेटअप्स में मिलते हैं। तो आजकल क्या है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी बहुत ज्यादा है अभी भी, जितनी नीड है। हाँ बिल्कुल, अभी भी, आज भी, मतलब लाखों में हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए। ओह माय गॉड, नहीं है। ओके, तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आजकल बहुत सारे एप्स भी हैं, मेंटल हेल्थ केयर ऐप, या ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट इन माय सिटी, ऐसा करके आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ, और अगर स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर आप पूछिए कि आपके कॉलेज में अवेलेबल है क्या, या स्कूल में अवेलेबल है क्या। एंड आई थिंक कोई भी एज हो, चाहे वो टीन एज हो, स्कूल गोइंग किड्स हो, या फिर कॉलेज गोइंग यूथ्स हो, सबको एक ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम जाएंगे तो शायद हमारा सीक्रेट आउट हो जाएगा, या वो एक गिल्टी के साथ रहते हैं। तो ये कितना रहता है कि नहीं आप वो चीजें मेंटेन करते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए आप। देखिए, अगर आप वेल ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे, ज्यादातर साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अच्छी जगह से पढ़े हुए साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स, ये सब वेल ट्रेन्ड होते हैं, और हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया जाता है कि एथिक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन करना है। करेक्ट है, ये हमारा बहुत बड़ा एथिक है।
जैसे डॉक्टर्स का होता है कि वो कभी किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते, वैसे हाँ। हमारा है कि हमारे पास कोई पेशेंट आया है, हमसे बात कर रहा है, हम उसके सीक्रेट्स को लेट आउट नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहते बेसिकली। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी क्वैक के पास जा रहे हैं, हाँ। जो बोल रहा है कि हाँ मैं तो काउंसलर हूँ, उन्होंने फॉर एग्जांपल जस्ट एक डिप्लोमा कर लिया, तो शायद उनकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी ना हो, अगर उन्होंने उस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी तो सीक्रेट लेट आउट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही होंगे, या सारे फिर आप therapists जाइए तो थोड़ा सा उसके बारे में पता करके जाइए कि डॉक्टर या ये जो काउंसलर है वो कैसे है, राइट? जी जी। ओके। तो मेंटल हेल्थ के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, सिर्फ क्लिनिक में बैठना मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है कि बाहर जाके अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि स्टिग्मेटाइज्ड सोसाइटी अभी काफ़ी प्रेवलेंट है। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, वैसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कई बार मैं जाती हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और एक और तरीका अवेयरनेस क्रिएट करने का और लोगों की हेल्प करने का ये भी है, मैं भोपाल सिटी में एम्पैथी सर्कल चलाती हूँ। वाओ, सो व्हाट इज दिस एम्पैथी सर्कल बेसिकली? एम्पैथी सर्कल एक कम्युनिटी भी है और एक तरीके से आप कह लें कि एक मंथली वर्कशॉप है Wow. जो मैं फैसिलिटेट करती हूँ। Okay. वहाँ पे लोग अपने हिसाब से एनरोल करके हैं, आते हैं और बस ट्रस्ट रखते हैं कि ये एक सेफ स्पेस है। हाँ. एक दूसरे को वो सेफ स्पेस देते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स या मतलब वो लोग आते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा कुछ? पेशेंट्स नहीं, एक्चुअली नॉर्मल लोग ही आते हैं। ओके। जैसे कि हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस बहुत होता है ना, कि बिल्कुल, जैसे दो बिल्कुल। सहेलियां मिल गई हाँ। तो फिर वो बातें करने लगी कि यार Correct. पता है आज का दिन मेरा ऐसा गया, हाँ, ऐसा गया। हाँ। लेकिन क्या आजकल बहुत भागदौड़ बड़ी जिंदगी है और सब लोग अलग अलग इतने हो गए एक हाँ, दूसरे हाँ, से correct. कि वो जो पहले चौपाटी पे बैठ के बात करते वो थे, सब नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे चबूतरे पे बैठ के सारे के हाँ। सारे, तो उस समय मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी। Correct. जो पुरानी पीढ़ी बोला करती है हाँ, ना कि हाँ, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हाँ। नहीं होता था, तुम लोगों को क्या हो गया आजकल की जनरेशन हाँ। को, क्योंकि लोनलीनेस हिट कर रही है। करेक्ट। और एक और मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को सिखाऊं कि एम्पैथी कैसे बिल्डअप की जाती है, कैसे दिया जाता है, कैसे लोगों के लिए प्रेजेंट रहें। हाँ, ये तो आई थिंक नॉर्मल हर इंसान को ये बात समझ में आनी चाहिए। बड़े बड़े आजकल जो जैसे WHO हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ये कह रहे हैं कि एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, आगे जाके उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है। सोचो आप, ये एक ऐसी चीज है जो AI के पास नहीं है। करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पैथी नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन क्योंकि लोग लोनली होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में मिंगल करते जा रहे हैं, इसीलिए भी वो अपनी इस स्किल को खोते जा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि मैं एम्पैथी बिल्डिंग सिखाऊं। नाइस। और ये करते करते मुझे ये समझ आया है कि सेल्फ केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। अमेजिंग। तो इसके लिए रजिस्टर कैसे किया जा सकता है? आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल ID दे दूंगी, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो जब भी हम लोग एम्पैथी सर्कल करते हैं उसके पहले हम रजिस्ट्रेशन को ओपन कर देते हैं। ये हम डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स आपको दे देंगे, राइट? जी, ओके, थैंक यू सो मच रितिमा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे आपसे जो कि हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो रितिमा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप कैसे इंटरेस्टेड हुए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, या साइकोलॉजिस्ट कैसे आप बनना चाहा, एंड कैसे आपने कोर्सेज क्या होते हैं जो बच्चे अप्रोच कर सकते हैं, या क्या कोर्सेज आपने किए उस टाइम पे, कैसे सर्च किया इतना यूनिक आपने कोर्स? इसकी बहुत फनी स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे 12th तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहती हूँ। हाँ। मुझे साइंस नहीं पढ़ना था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद था। ओके। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैथ्स जैसा कुछ साउंड करता था। हाँ। तो मैंने वो नहीं लिया, कॉमर्स लेना पड़ा, आर्ट्स था नहीं। जाके कॉलेज में जब गए कॉमर्स का फॉर्म भरने के लिए, तो देखा कि ओह साइकोलॉजी लिखा हुआ है, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बारे में लोगों से पता किया। उस समय तो गूगल को यूज करना है उस तरीके से वो भी नहीं आता। करेक्ट है। तो जब लोगों से पता किया तो बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में। इनफैक्ट मुझे भी ये नहीं पता था कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग T से शुरू होती है। ऑफ कोर्स। हाँ। तो
याद आया कि मेरे स्कूल में एक काउंसलर थी और उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा था। वाह। उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, आई मीन फॉर्म भरा, और मेरे घर वालों ने कहा ये तुम क्या कर रही हो, अच्छा खासा सीए का फॉर्म भरो, करियर बनेगा, इसका क्या करूँगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ के करूँगी क्या, बस मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। करेक्ट। फिर मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है आर्ट्स है, यूपीएससी कर लूंगी। कुछ एक बहाना कुछ तो करने दो। हाँ, और मुझसे कहा गया बेटा तुम जब साइकोलॉजी पढ़ोगी ना तुम खुद पागल हो जाओगी। ये एक बहुत कॉमन चीज है, ये सब बोलते हैं ये बात। दिस इज अ मिथ। मैं पागल नहीं हुई, बल्कि जो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी, घबराहट ये सब होती थी वो मेरा हट गया साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते। सोचो। और मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया, thanks to psychology and the people who were studying psychology with me, my teachers, they all were so aware and compassionate कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम दिया। तो ऐसे मैंने साइकोलॉजी की शुरुआत की। और फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि यूपीएससी तो मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस करूंगी। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। करेक्ट। अब हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने बैचलर्स पढ़ा, मास्टर्स पढ़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है, सिर्फ काउंसलिंग करके मैं शायद उतना ना कर पाऊँ। तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई की, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से की। वाओ। उसमें हमें लाइसेंस भी मिला, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्या बात है। तो वो एमफिल 2 साल का होता है बेसिकली, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो दैट वाज डन। और अभी ट्रॉमा फोकस बनने के लिए मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का एंट्रेंस देना पड़ा। और उसमें सेलेक्ट होने के बाद मैंने वहाँ पे जो डिप्लोमा किया, दैट हेल्प्ड। तो बेसिकली क्या बायो वाले बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। बैचलर्स अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। हाँ। कुछ कॉलेजेस आपको मास्टर्स लेवल पे भी एंट्री देते हैं, एंट्री पॉइंट कि अगर आप आर्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस बहुत ही सर्टेन होते हैं कि नहीं, आपको साइकोलॉजी पढ़ा होना चाहिए बैचलर्स में। ऐसा है। द्युतिमा, जैसे कि आपने पहले बताया था, तो या तो हम पेशेंट्स को पहचान सकते हैं ये दुखी है या इसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी नेचुरल जो भी एक्टिविटी है उसमें डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो पेशेंट खुद आपके पास आएगा कि मैं परेशान हूँ, या फिर हमें जरूरत है कि अपने आजू बाजू कोई भी अगर परेशान है तो उसको आपके पास लेकर आए, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हम आपके पास लाते हैं तो उसके पहले हम भी घर में ट्राई करते हैं, उससे बात करके उसको थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा मत करो, जो भी XYZ बातें। तो वो आपकी बातों से कैसे अलग है, या अगर आपके पास लाएंगे तो क्या बेनिफिट्स है जो घर वाले या दोस्त नहीं दे सकते बात करके या समझाकर? राइट। तो फ्रेंडशिप और जो शॉपिंग थेरेपी, ये सब जो आप आउटसाइड द थेरेपी करते हो वो अलग चीज हो जाती है। इट्स नॉट एक्चुअली थेरेपी। जब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हो वो साइंटिफिक वेज यूज करता है। जैसे कि पहले रैपो एस्टैब्लिश करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे, आपको कंफर्ट कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको एक सेफ स्पेस मिलता जाता है, तो आप खुद ओपन अप होते जाते हैं। कई बार साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ बात नहीं करना चाहते, पॉज लेना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। अच्छा, एक दिक्कत ये होती है कि जैसे ही किसी ने कुछ प्रॉब्लम बताया तो घर वाले क्या बोलने लगते हैं या दोस्त क्या बोलने लगते हैं, अरे ये तो गलत है, मत कर। हाँ। तो वहीं पे आपने ब्रेक कर दिया उसके फ्लो को, या उसके ट्रस्ट को जो वो अपने आप शेयर करना चाह रहा था। हाँ। तो स्किल्स जैसे कि एम्पैथेटिक लिसनिंग आपको हेल्प करती हैं कि आप उसे जज ना करें, विदाउट जजमेंट आप उसको सुन सकें। और एक एक्टिव एम्पैथेटिक लिसनिंग तो बहुत कुछ हील कर देती है। सो ये तो हम प्रैक्टिस करते ही करते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे करके जब वो ओपन अप होते हैं तो थेरेपी काम करना शुरू करती है। थेरेपीज सारी की सारी साइंटिफिक थेरेपीज हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, CBT, DBT एटसेट्रा। सो इन लोगों के ऊपर टेस्ट करने के बाद ही वर्ल्ड वाइड जब उसमें हम ये देखने को मिला कि हाँ ये इफेक्टिव है, तभी इसे प्रैक्टिस में लिया गया।
सो द्युतिमा, हाउ डू यू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ? जो भी न्यू आपके कोर्सेज में आता है, रिसर्च में आता है, साइकोथेरेपीज में आता है, तो आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं इस पर्टिकुलर चीज में? अपडेट रखने के लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करना होता है, जैसे कि रिसर्च पेपर्स पढ़ना, ओके, प्रॉब्लम से रिलेटेड या थेरेपी से रिलेटेड। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं, और थैंकफुली आफ्टर कोविड वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग्स अब हमारे लिए एक्सेसिबल हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं। ओह वेरी वो नाइस। करते हैं, और सीनियर थेरेपिस्ट हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनसे मिलना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट क्या Okay. यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर केसेस के लिए, उनसे सीखना। पीयर सर्कल्स होते हैं, सुपरविजन होता है, हाँ हाँ, तो वो सब ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, दिस इज़ इन आवर एथिक्स। ये आपको करना ही है, राइट? हाँ। उसके अलावा क्योंकि मेरा लाइसेंस आरसीआई से है, तो आरसीआई भी हमें कहता है कि हमें अपने पॉइंट्स अपडेट करते रहना होता है। ओके, Every 5 years we have to collect 100 points. That means trainings, हमें थ्रू ट्रेनिंग्स ही वो पॉइंट्स मिलते हैं। ओह माय गॉड, हाँ, तो पूरा सिस्टम इंटैक्ट है। नाइस। द्युतिमा, जैसे कि हमारा पेज ही बेबीज का है, तो बहुत सारी मदर्स हैं जो मेरे सराउंडिंग्स में हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, तो जनरली बेबीज होने के बाद काफी चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं। तो एक बड़ा ही कॉमन आजकल वर्ड है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या पोस्टपार्टम के बाकी जो भी इवन मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब फादर मदर दोनों में ही काफी आई थिंक उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो उससे एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें या कुछ बताना चाहें, गाइड करना चाहें, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा। राइट। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ का कितना बड़ा गिफ्ट आपको मिला है, लेकिन फिर भी दैट मीन्स डिप्रेशन है, लो मूड है हमेशा के लिए, बिना किसी कारण के सस्टेन कर रहा है लंबे समय के लिए, डिप्रेशन हो सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ऐसे में अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। ओके, इनफैक्ट उसके साथ में मेडिसिन भी यूज किए जा सकते हैं। वाओ। जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं है। ये क्या है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और कई बार सिचुएशनल इश्यूज के कारण भी ऐसा होता है, इसीलिए दोनों की, मेडिसिन और साइकोथेरेपी की, दोनों की जरूरत पड़ सकती है। इससे एक पर्टिकुलर चीज में सबसे ज्यादा लापरवाही दिखाई जाती है फैमिली की तरफ से भी कहीं ना कहीं, बिकॉज उनको लगता है सब नॉर्मल है, इतना क्या डिप्रेशन और ये वो, और जो Actually लड़की रहती है वो भी थोड़ा डिफरेंट माहौल में होती है, उसको भी लगता है कि ठीक है, हो जाएगा, उनका ना सबका ध्यान बच्चे पे चला जाता है, हाँ। और उस लेडी को एज विमेन नहीं देखकर एज मदर देखने लगते हैं। हाँ। तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है, वो भी एकदम क्विक तुरंत ही हो जाता है कि उसकी केयर अचानक से खत्म कहीं ना कहीं। राइट। और अगर केयर है भी तो वो सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पे है, इमोशनल सपोर्ट अगर नहीं है तो ये और ज्यादा बढ़ सकता है। नहीं रहता जनरली, या मतलब कोई ट्राई करते भी है, हस्बैंड्स भी ट्राई करते हैं कि हम दे रहे हैं, बट आई थिंक आप उस टाइम पे ऐसे मूड में होते हो कि आप नहीं उस चीज को ग्रैस्प कर पाते हो। केमिकल इम्बैलेंस के कारण ऐसा बहुत हो ही हो जाता सकता है ना, भले ही सपोर्ट हो तो भी। तो आई थिंक अगर किसी भी न्यू मॉम को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो सैडनेस है वो कंटिन्यू है, तो उनको अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, घर वालों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि इसमें तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, हाँ, तो लेके जाएं। तो कुछ शायद आपसे बातचीत ही उनको काफी ज्यादा रिलैक्स कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आई थिंक हम सबको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, एंड अगर इतने ब्यूटीफुल तरीके से समझाने वाले हैं हमारे आसपास, तो हमें ऐसे काउंसलर्स से अप्रोच जरूर करना चाहिए आई थिंक। सो द्युतिमा, एनी ऑफ योर एडवाइस फॉर मदर्स जिनके बच्चे हैं 3 साल से छोटे, या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी उन मदर्स को? मैं तो कहूंगी कि अपना ख्याल आप रखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ केयर, जो कि नहीं होती है। हाँ। बिकॉज मैं अपने आप से कंपेयर करती हूँ, मैं अपने लिए काफी टाइम निकाल ही लेती हूँ, बिकॉज
इफ यू हैव ट्रिपलेट्स यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, या तो आप सिर्फ मर जाओगे कर करके, या फिर आपको सेल्फिश बोल दिया जाएगा, एंड आई थिंक सेल्फिश बोलना इज फार मच बेटर। तो मैं अपना कॉफी डेट निकालती हूँ डेली, मुझे 1 घंटा 2 घंटा खुद के लिए चाहिए। भले मेरे पेरेंट्स या इन लॉज या कोई भी रिलेटिव्स बोले कि अरे बच्चे को छोड़ के मन कैसे लग जाता है, भाई लग जाता है मन, बाहर जाने में नहीं आती याद, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती बच्चों की याद, क्योंकि मैं जा ही रही हूँ खुद के लिए बट मैं अपने ही आपको अपनी एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मुझको सेल्फिश का टैग बड़ी इजीली देते हैं, खुद मेरी मम्मी दे देती है कि ये तो सेल्फिशनेस है, हमने भी तो तुम लोगों को बड़ा किया है। या होगा अगर आपको ये नीड उठ रही है कि मुझे ये करना है और वो नहीं करना है, शायद आपकी बॉडी एंड माइंड बोल रहा है कि अपनी केयर करो। There's a difference between self care and selfish, दो अलग चीजें, और ये दूसरा नहीं बता सकता। जो माइंड एग्जॉस्ट होता है यू नीड सम टाइम, हाँ यू नीड सम टाइम। तो आप अपने आप को आई थिंक 1 घंटा 2 घंटा वॉक जा रहे हो, स्विमिंग जा रहे हो, जुम्बा जा रहे हो, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बुराई है। बिकॉज एक वो मदर वाला टैग इतनी जोर से लगा देते हैं ना वो टैटू, कि फिर कुछ और करने में बोलते हैं कि ये क्यों, इसकी क्या जरूरत है। तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता और जुम्बा के लिए अगर सेल्फिश का टैग लगाया जा रहा है तो माय गॉड, किसी भी चीज के लिए अगर जैसे सी ट्रैवलिंग विद 3 बेबीज, वो कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी आपको आउट ऑफ सिटी जाना है, उनकी पूरी जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं महीने में 3 महीने में 6 महीने में एक बार कहीं जा रही हूँ तो मुझे अकेले जाने की जरूरत है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि बिकॉज अदर देन दैट मैं पूरे टाइम उनकी ड्यूटी में हूँ। तो वो एक चीज, क्या आपने कभी ये फेस किया है अपने किसी पेशेंट में कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक तो विमेन, उनके ऊपर तो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि दूसरों के लिए करना है सबसे पहले, अपने आप को बाद में देखो, और पहले देखोगे तो आप तो फिर छोड़ ही दो। सही बात है। एक्चुअली बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मदर पे ही होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मदर ऑन द ड्यूटी ऑन द गार्ड हमेशा खड़ी रहे। करेक्ट, वो कर ही नहीं पाएगी। यू कैन नॉट पोर विद एन एम्प्टी कप। आपको अपने आप को भी रिप्लेनिश आपको अपने आप को भी रिप्लेनिश करना पड़ेगा। सही बात है, नहीं तो फिर चिड़चिड़ होगी सेल्फ केयर में, एंड वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी उन पर निकलेगी। एग्जैक्टली, जो कि बहुत ही गलत है। और फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। बच्चों के साथ तो आती ही आती है, जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है अगर बच्चा छोटा है, और पति पत्नी में आती है। इसीलिए यू आर द सेंटर ऑफ नर्चरेंस। करेक्ट, so nurture yourself first, ask for love and care, there's no problem। तो ये सारी मदर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो मतलब आप ये डे टू डे लाइफ में आप ऐसे पेशेंट्स डील करते हो जी, जिन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये आई थिंक आपकी सिर्फ बातें ही उनके लिए बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। हाँ, तो ये लाइफ है, लाइफ के साथ स्ट्रगल्स आते ही आते हैं। सही है। द्युतिमा, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन कवर किया था जिसमें जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं वो आप साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर काउंसलर्स के पास जाने में हिचकिचाते हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे, कोई पहचान वाला ना देख ले, या कोई डॉक्टर कहीं किसी और को ना बोल दे, लिंक ऑफ चेन वैसे बन ना जाए कि एक से दूसरे को कुछ पता चले। तो वो एक हेजिटेशन अपनी दबाकर वो नहीं आ पाता है, वो चाहकर भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बेसिकली वो कैसे उतनी हिम्मत जुटाएं और आपके पास आए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग जज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो आपका बिल भरने नहीं आ रहे हैं, और अगर वो आपका बिल भर भी रहे हैं तो मतलब आपके वो बहुत क्लोज हैं। हाँ। वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से चले जाएं, इस दुनिया से चले जाएं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहेंगे और उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे तो वो सीवियर हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। तो सब लोगों को, हर स्टिग्मा को, हर जजमेंट को पहले बाजू में रखो, अपने आप को ध्यान दो। आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपकी वर्थ किसी और अचीवमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, आपके अचीवमेंट्स पे। आप इंसान हैं, आपको जीने का हक है। आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए और बिल्कुल वैसे अपने बेस्ट फंक्शनिंग सेल्फ को अचीव कीजिए थ्रू थेरेपी, थ्रू फार्माकोथेरेपी। तो लोगों को हिचकिचाहट इसलिए भी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन बैठा होगा, कितना पढ़ा लिखा, हम उससे क्या बात करेंगे, हमें तो कुछ आता नहीं, वगैरह वगैरह।
ऐसा कुछ नहीं है। थेरेपिस्ट या साइकाट्रिस्ट आपको जज नहीं करेंगे, वो आपकी मदद के लिए हैं। हाँ। और थेरेपिस्ट का क्या होता है ना, वो आपको इक्वल देखते हैं। उस केस में आप इक्वल पार्टिसिपेंट हैं। जब तक आपका इनपुट नहीं आएगा कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आप अपने आपको ब्रेवरी अपनी टच कीजिए, बाहर निकलिए। मुझे लगता है जो लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं ना, वो बहुत ब्रेव हैं, वो कमजोर नहीं है, वो वीक नहीं है। तो वीक तो वो हैं जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, कहीं ना कहीं वो आ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसलिए तो लाया जाता है। लेकिन अगर वो लाने के बावजूद भी आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले तो अपनी पीठ यूं ही थपथपाइए कि आप वन स्टेप यू कंप्लीटेड ऑलरेडी। करेक्ट। वो एक जो लड़ाई है आप लड़ना चाह रहे हो, वो आप पहले ही जीत चुके हो, अगर आप एटलीस्ट अप्रोच ही कर चुके हो किसी काउंसलर को। राइट। वाओ। और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले। कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, अब तो प्रॉब्लम निकल गई, अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, अब आप मुझे क्या बता दोगे। जैसे मोस्टली पीपल हु आर ग्रीविंग कि मेरे फादर चले गए या मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉस हो गया, अब क्या कर लूँगा। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो चले गए और उन्हें वापस लाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि आप बेरीवमेंट से ग्रसित हैं, ग्रीफ से निकल रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। एक बहुत ही भोपाल के जाने माने डॉक्टर है, मैं उनका नाम मुझे नहीं पता लेना चाहिए कि नहीं, ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट। तो उनसे ऐसी मेरी बातचीत चल रही थी, वो पहचान के हैं, फैमिली फ्रेंड है। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि देयर इज़ मेडिकेशन फॉर एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मेडिकेशन फॉर सैडनेस, फॉर ग्रीफ। तो वो आप बात करके ही शायद विद टाइम, लाइफ टाइम, इट मे टेक लाइफ टाइम, पर वो सैडनेस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। तो आई थिंक जो काउंसलर्स का काम है वो सैडनेस में बहुत ज़्यादा काम करेगा। हाँ बिल्कुल। वैसे सैडनेस, अगर हम ग्रीफ की बात करें तो हाँ उसके लिए नहीं है, लेकिन सैडनेस का एक और जो डायमेंशन है वो डिप्रेशन, हाँ वेरी मच सैड, उसके लिए मेडिसिन है। नो जस्ट ग्रीफ। हाँ, कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ हो गया है, तो वो एक जो ग्रीफ है तो उसकी मेडिकेशन नहीं है, बट आई थिंक जो आपके ट्रीटमेंट है वो हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट? मेरे ओपिनियन से मेडिसिन की भी हेल्प यहाँ ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है, ग्रीफ के साथ और क्या क्या चीजें हैं। कई बार वो बहुत ही हिडन फॉर्म में भी आती है, तो दोनों की हेल्प से मदद मिल सकती है। लेकिन ग्रीफ के लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी बातें करें, तो क्या कुछ कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं, या फिर इनफैक्ट सिटिंग विद द पॉज। अगर कोई आपके इमोशंस को भी वैलिडेट कर देना कि हाँ यार आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग, तो भी शायद वो बहुत रिलैक्सिंग होगा। हाँ, आप हील होने लगते हैं फिर। एंड पीपल टेक देयर ओन टाइम। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कुछ हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि 2 दिन में ठीक हो जाए तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो उनके चाहने पर भी है। हाँ बिल्कुल, कि जब तक वो खुद ही अंदर से ठीक नहीं होना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे, राइट? हाँ, इन अ वे यस। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि यार मैं चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन कुछ तो मुझे रोक रहा है, तो वो जो बैरियर्स हैं उन पे भी काम किया जाता है। आपसे जब इस बारे में बात हुई है, जो ग्रीफ की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा जैसे हमने पोस्टमार्टम की बात की, उसी के साथ एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं, बट मैंने ये अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिन पे इस चीज़ ने इम्पैक्ट किया है। तो वो चीज़ है चीटिंग। चाहे वो चीटिंग पार्टनर की हो, आपके हस्बैंड करे, बॉयफ्रेंड करे, दोस्त करे, कई बार इन अ वे सिबलिंग्स कर दें, पेरेंट्स से। आप जैसे आपने कुछ एक सीक्रेट शेयर किया है, उन्होंने किसी और को बता दिया, दैट इज ऑल्सो आई थिंक कम्स अंडर चीटिंग। तो वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। जो मैंने लोग देखे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, वो 10 साल 15 साल बाद भी हील नहीं हो पाते। वो हैप्पी हैं, वो आगे लाइफ में सक्सेसफुल है, बट वो एक चीज़ उनके अंदर दबी हुई है जो मुझे लगता है लाइफ टाइम चलती है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इनफिडेलिटी, यस। और ये भी एक तरीके का ट्रॉमा है। ये तो आई थिंक बहुत वर्स्ट है, जो मैंने देखे हैं आसपास, बहुत हॉरिबल था। तो उसके बारे में आप बताओ। देखिए, ये भी एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। जैसे डेथ हम ग्रीव करते हैं, वो हम दूसरों को बता के कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वो नेचुरल है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है कि इसको जाना था यार, सबको कभी ना कभी जाना है। बट ये जो होता है वो क्वेश्चनिंग होता है कि क्यों। तो रिलेशनशिप का टूट जाना
ब्रेकअप हो या इनफिडेलिटी, ये भी एक लॉस है, लेकिन अगर इनफिडेलिटी है तो बिट्रेयल की फीलिंग, अबैंडन्ड होने की फीलिंग, ये बहुत पेनफुल होती है। एंड यू कैन नॉट, आई डोंट नो, शायद आप तो इस बात को समझोगे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, यू नो, मैंने जो देखा है सराउंडिंग में, वो भी इस चीज़ को नहीं कोई समझ ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस या तो वो आपके जैसा कोई काउंसलर हो, या फिर उसके साथ वो चीज़ हुई हो, या उसने बहुत करीब से अपने किसी करीबी को, यू नो, उस चीज़ से निकलता हुआ देखा हो, या फिर उन्होंने ऐसी बुक्स पढ़ी हो जिनसे उनको ये इंसाइट डेवलप हुई हो, या फिर कोई वेब सीरीज देखी हो। वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है कभी कभी। लेकिन तो, फिर भी सबका दुख अपना है। हाँ। और इसे किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस चीज़ से वो फाइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, हम सब में कैपेसिटी होती है। देखिए, एक कोट मैंने पढ़ा था ग्रीफ के बारे में, और मैं इसमें सब कुछ इनकम्पास करना चाहूँगी जो हमने लॉसेस की बात की, कि ग्रीफ से आपको ना गो थ्रू ही करना पड़ता है, यू कैन नॉट स्किप इट, एंड दैट टेक्स टाइम। करेक्ट। और टाइम वो लेगा, वो प्रोसेस होगा जब आप उसके लिए ओपन अप करेंगे। लेकिन अगर आप वल्नरेबल होने से डरते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उस मेमोरी के साथ में इमोशंस अटैच्ड रहेंगे। लेकिन जब आप उसे प्रोसेस करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोडालिटीज, मतलब ये नहीं कहना चाहती कि यू नो काउंसलर और थेरेपिस्ट के पास ही जाओ, जबकि उनका ही मेन काम है ये, लेकिन उसके अलावा भी जैसे अगर आप योगा करते हैं वो हेल्प करता है, आप साउंड हीलिंग या रेकी करते हैं वो भी हेल्प करता है। तो आप किस तरह से आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं वो डिफरेंट है। फोकस किस पे करना है, अगर आपने इमोशंस को प्रोसेस किया तो वो मेमोरी अलग और इमोशन अलग हो जाएंगे, तो दैट मेमोरी में कम, आप भूलेंगे नहीं लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट है। एंड इवन इनफिडेलिटी या जो पार्टनर की चीटिंग की मैं बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे मैन देखे हैं जिनकी वाइफ ने चीट किया हो, तो वो तो और हॉरिबल हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने देखा वो लड़के यू नो किसी को बताना भी नहीं चाहते, लड़कियां तो फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी ओपन अप हो जाती हैं, बट मैंने एक ऐसा शख्स देखा है जो यू नो उस चीज़ को उसने इतना दबाया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए घर में। उसने कंटिन्यू किया रिलेशनशिप बिकॉज उसके बच्चे थे, यू नो, एंड उसने अपने दुख दर्द को कहाँ अंदर दबा दिया पता नहीं है, वो जिंदा है कि क्या है, बट यू नो सोसाइटी या पेरेंट्स के डर से, आई डोंट नो, किसी एक डर से ना उसने उस रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू किया, बिकॉज अरेंज मैरिज देन चीटिंग, बट बीच में बच्चे, तो वो एक चीज ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत हॉरिबल, राइट, इट कैन बी वेरी, मतलब मुझे उस लड़के पे आज भी दया ही आती है, बट कहीं ना कहीं वो इतने आक्रोश वाले एक पर्सनालिटी में है कि यू नो दबा हुआ आक्रोश बोल सकते हैं, जो कि दूसरे पे निकल सकता है बट फैमिली पे या वाइफ पे नहीं निकल सकता कहीं ना कहीं, बिकॉज यस वो अपनी वाइफ पे नहीं निकालेगा उस गुस्से को, फैमिली के सामने नहीं निकाल सकता है वो, एंड सोसाइटी में तो वो दिखा भी नहीं सकता है, यू नो ही यूज्ड टू यू नो शोकेस एज इफ कि वो परफेक्ट फैमिली है, बट वो नहीं है। तो वो एक जो उसके अंदर का गुस्सा वो कहाँ निकलता होगा आई डोंट नो, बट जो वो सोसाइटी में दिखा रहा है वो बहुत बड़ा झूठ है, यू नो। इसका कारण ये हो सकता है कि वो अपनी एक इमेज मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो तो सोसाइटल लेवल पे। उसके अलावा ये कि कोपिंग मैकेनिज्म्स उनके हेल्दी नहीं हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तभी तो इतनी मास्किंग हो रखी है। मास्किंग तो बहुत ज्यादा है, आप इतनी चीजें छुपा रहे हो यार, कैसे छुपा सकते हो आप? इसका एक कारण मतलब सब प्रॉब्लम उन्हीं में नहीं है ना, सोसाइटी में भी तो होती है, सोसाइटी में है, उसकी फैमिली में बात करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल बात हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं कि यू नो टॉक टू योर पीपल, टॉक टू योर कॉन्फिडेंट, बट इफ देयर इज नो कॉन्फिडेंट, आपने किसी से बात की, उसने आपका सीक्रेट लीक आउट कर दिया या आपको ही जज कर दिया, तो आप कैसे नेक्स्ट टाइम ओपन अप होगे? आप नहीं हो पाओगे। तो ये हमें ना स्कूल लेवल से सिखाना शुरू करना चाहिए। आई थिंक यस, अभी मुझे लगता है कि कमिंग जनरेशन को हमें ये सब चीज़ें स्कूल से ही समझाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मैं यहाँ पे ना पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप स्कूल में जाकर पूछिए कि मेरे बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या सिखा रहे हैं, आप जो एजुकेशन दे रहे हैं क्या आप सिर्फ इंडस्ट्री के लिए हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए, लाइफ के लिए भी तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा बच्चा इमोशनली वीक रहेगा तो वो इंडस्ट्री में भी कैसे काम कर पाएगा? लोगों के जॉब छूट जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो भले वो IIT और IIM पास आउट क्यों ना हो, राइट? तो
जब तक पेरेंट्स डिमांड नहीं करेंगे स्कूल्स नहीं देंगे। स्कूल्स को क्या पड़ी है, स्कूल्स को अपना सब्जेक्ट्स, अपने मार्क्स, अपनी परफॉर्मेंस देखनी है। बट उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें फ़र्क पड़ता है, जैसे बहुत सारे उन लोगों को मैं जानती हूँ, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, जो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे NEP आ गया है, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बोला गया है सोशल इमोशनल लर्निंग होनी चाहिए, हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, फिर भी एक कमी है, स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए। तो मैन पावर की कमी तो है ही, और ऊपर से इस सिस्टम को लाने में भी अभी बहुत टाइम लग रहा है। सोशल इमोशनल लर्निंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही बात है ना कि या तो किसी को पता होता है कि हम काउंसलर से मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं ये सब नॉर्मल है, वो हो ही जाएगा, मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मेरा पार्टनर है वो भी बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, बट वो कुछ भी ठीक नहीं होता, वो कुछ भी सच नहीं होता है। एंड वो कभी भी, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी उसको एडवाइस करूँ कि यू मस्ट गो एंड काउंसिल योर सेल्फ, तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो आप उन्हें योगा में भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे ये स्टिग्मा नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब है इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन जस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, जैसे कि ब्रेथ वर्क हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, जैसे इनर इंजीनियरिंग और सुदर्शन क्रिया वगैरह जो लोग करवाते हैं। तो इन पर स्टडी हुई है निमहांस में एंड येल यूनिवर्सिटी में, और देखा गया है कि ये एंग्जाइटी पे, डिप्रेशन पे एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी कैसे इफेक्ट करता है। ओके इसमें यहाँ कोई स्टिग्मा नहीं है, एटलीस्ट वहाँ से शुरू करें। At जैसे जब हम पहली बार जिम जाते हैं तो फिर 2 बार उठाने में ऐसे दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ना हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही इस तरह की जो होलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, उनको आप करेंगे तो आप मेंटली फ्री होना शुरू कर देंगे, आप बातें शुरू कर देंगे, और तब हो सकता है कि शायद आप थेरेपी के लिए रेडी हो जाएं, तो थेरेपी में जाएं अगर ज़रूरत है तो या शायद आप वैसे ही रिकवर कर जाओ। हो जाए, हो सकता है यही सब कुछ हेल्प कर दे। हाँ, जस्ट डिपेंड्स कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं शायद। यस है ना। और बहुत और भी कुछ ना, सिर्फ आपके ऊपर ही तो नहीं होता, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं वगैरह। एंड आई थिंक इट इज़ मोर टफ जब आपका डाइवोर्स नहीं होता एंड आप उसी पार्टनर के साथ स्टिक करते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कभी कोई केस स्टडी किया है ना? अगर इस तरह का इशू है तो आप मैरिटल थेरेपी ले सकते हैं, दोनों पार्टनर्स जाके एक कपल काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं, जबकि वो एक बंदा गलत है, एक सही है। गलत और सही जज करने वाला कौन है यहाँ? क्या आप उस कुर्सी पे बैठे हैं? क्या मैं एज अ काउंसलर भी उस कुर्सी पर नहीं जो सही और गलत जज कर सके? ये शायद सिर्फ हाई कोर्ट में, मतलब जजेस करते हैं, वो भी नहीं कर पाते सिविल और हाई कोर्ट है। सही क्या है, गलत क्या है, अब उनके पास भी एक प्रॉपर जो लिखा हुआ है उस हिसाब से सही गलत देखते हैं। तो मतलब बस ये है कि अगर इस तरीके का कोई भी इशू है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दे शुड अप्रोच फ्रीली, बिकॉज जो भी काउंसलर्स हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं वो कभी भी आपके जो सीक्रेट्स है वो आउट नहीं करेंगे। राइट, उनके एथिक्स हैं, वो इस चीज को मेंटेन करके चलेंगे। एंड आई थिंक चाहे वो यूथ हो, टीनेज हो, बच्चे हो, वो बहुत ही फ्रीली आप लोगों के पास आ सकते हैं। राइट, Be aware of the qualifications of the professional. राइट, मतलब थोड़ा सा एक बार गूगल कर लेना चाहिए शायद उनको, या एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। राइट, यस। सो गाइज, ये था हमारा आज का एपिसोड, और द्युतिमा जी के साथ हम लोग एक और एपिसोड लाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो बहुत जल्द फिर हम द्युतिमा के साथ फिर से आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। And thank you so much for the day. Goodbye.